गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान को ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ताकतवर शासक था दक्षिण भारत में, और जब तक वो जीवित था अंग्रेज़ों का फतेह यानी जीत होना उस दक्षिण भारत में बहुत मुश्किल था। इसीलिए अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को सबसे अधिक घातक दुश्मन मानते थे। वो जानते थे कि अगर जब तक दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान है हमारा विजय कभी नहीं हो सकता, और हमारा विजय एक बार उधर इस एरिया में ना हो दक्षिण के भारत में, तो दक्षिण भारत में ऐसा समीकरण बन सकता है कि हम लोगों के खिलाफ यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ अटैक होने लग जाए। और ये जो उस समय तक जो मराठा थे, हैदराबाद का निज़ाम था, मैसूर था, इन तीनों गठबंधन बना ले आपस में और हम पर अटैक कर दे तो हम मुश्किल से पड़ जाएंगे। और उत्तर भारत में कहीं रिएक्शन शुरू हो गया, प्रतिक्रिया शुरू हो गया, तो हम लोग को भागना पड़ जाए। और जैसा कि उसके अदर जो यूरोपीय जो लोग आए थे शासन करने के लिए, जैसे कि फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, ये लोग भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, और वो हमेशा वो कार्यरत भी थे इसी काम के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 1757 में प्लासी क्रांति हुई और सिराजुद्दौला को हटा करके फिर से अंग्रेजों ने अपना सत्ता कायम कर लिया बंगाल में। इस प्रकार 1764 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी उसे। और एक उत्तर भारत में सबसे जो एक काफ़ी एरिया का प्रसार कर चुके थे ब्रिटिश, और इस एरिया में उत्तर भारत में वो अपने पाँव बहुत ही जमा चुके थे। इसलिए दक्षिण भारत अब उसका टारगेट था। तो दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान खड़ा था उस वक्त, इसीलिए उधर जाना बहुत ही मुमकिन सा नहीं लग रहा था अंग्रेज़ों को। इसीलिए सबसे पहला टारगेट यह था कि टीपू सुल्तान को हराना या गिराना या फिर मार देना, तभी तो उस एरिया में प्रसार होगा। फिर फूट डालो राज करो की नीति अपनाएगा अंग्रेज और फिर उस एरिया पर राज कर लेगा। तो 1782 देखते हैं। 1782 में 1767 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें शासक थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता। टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे वो 1767 में पहला लड़ाई लड़े। 1782 में वो उनका मृत्यु हो गया। फिर 1782 में आया टीपू सुल्तान। 1782 में टीपू सुल्तान आने के बाद पहला संधि हुआ, मद्रास की संधि। यहाँ पर कोई किसी एरिया को छीना नहीं और लौटा दिया गया। ठीक है, 1767 में ही हो गया था मद्रास की संधि। 1782 में हुआ मंगलौर की संधि, जहाँ पर टीपू आया था। यहाँ पर भी कोई किसी को ज़्यादा घातक के सामना करना ना पड़ा, और एक दूसरे में अपने एरिया को लेकर के सुरक्षित रहे। लेकिन 1782 में एक संधि हुई, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत अंग्रेज अलग, अब बाकी तीन, मराठा, मैसूर और निजाम ने तीनों ने गठबंधन बना लिया कि हम लोगों पर जब भी कोई अटैक होगा तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन जस्ट हुआ अपोजिट। अंग्रेज सालबाई की संधि के बाद चुप हो गए और अपनी ताकत को, अंग्रेजी जो सेना थी उसे बढ़ावा देने लगे, मजबूती पर ध्यान दिया 20 सालों तक कंटिन्यूअसली, और अपने राजस्व संग्रहण किया, इकोनॉमिक पावर बढ़ाया। और 1792 में ही, जस्ट 82 के बाद 92, 10 सालों के दौरान अंग्रेजों ने एक नया रचना रचा टीपू को मारने का। तो फिर मराठों को अपने अंदर मिला लिया वो षड्यंत्र से, और मराठा चुप रहे। और 1700 जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, तो टीपू सुल्तान पर अटैक किया गया और टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा उस वक्त, और मराठा अंग्रेजों के साइड से थे। तो जब टीपू सुल्तान का हारने के बाद मराठों को कुछ एरिया दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और मराठा चुप रहे। इस प्रकार से टीपू सुल्तान पूरा कमज़ोर पड़ गया। उसके दो बेटे थे, उसको अंग्रेज खींच लाए और अपने अंदर वो कर लिए। ठीक है, और बहुत सारे वहाँ के जो राजस्व था, जो पैसा था, टीपू सुल्तान से लिया गया, और टीपू सुल्तान का जो आधा एरिया था, आधा से भी अधिक, वो छीन लिया गया। अब टीपू सुल्तान काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था, लेकिन टीपू सुल्तान ने कभी हार नहीं माना। 1799 में फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई को जारी रखता है, और 1799 में वो टीपू सुल्तान रणभूमि में ही मारा जाता है। और वो कभी किसी से सहायता लिया नहीं अपने क्षेत्र वाले शासकों से, और ना तो घुटना टेका, ना तो अंग्रेज़ों को कहा कि मुझे छोड़ दो। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, एक मतलब कि भेड़िए की तरह लंबा जीवन जीने से बढ़िया है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, वही सुकून का जीवन है, वही एक सच्चा जीवन है। तो उस प्रकार से उन्होंने अपने महफिल में ही, अपने युद्ध में ही खुद को मरना पसंद किया, वो मारा गया। और अंग्रेज के बाद वो मैसूर, फिर धीरे धीरे मराठा, और इस प्रकार दक्षिण भारत को जीत लिए। खैर, हम लोग देख रहे हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में जब भी क्वेश्चन आए पीसीएस में आप लिख सकते हो, यूपीएससी में लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्म में इसे याद रख लो। तो टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं उसने कौन कौन से काम किया जिससे उसे महान कहते हैं। टीपू सुल्तान, ये तीनों देख लिया आपने, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, 3 संधि हुई थी। ठीक है ना, 1782 में मंगलौर, 1792 में श्रीरंगपट्टनम। मंगलौर ये मद्रास शुरू में हुआ था।
इसने क्या किया, फ्रेंच, पुर्तगाल, यूरोपीय व्यवस्था, सैनिक शासन को मजबूत किया कि किस प्रकार से अंग्रेजों को मारा जाए, और लोहा को लोहा काटता है उसी प्रकार सैनिक को यूरोपीय पद्धति से इसे मजबूत किया जाए। डिंडीगुल में जो उसके पिता जो कारखाना लगाए थे हथियारों को हथियार बनाने का, उसे मजबूती प्रदान किया वो, और बिल्कुल यूरोपियन की तरह वो मॉडर्न हथियार बनाने लग गया। और फ्रांस से वो ब्रिटेन के खिलाफ सहायता के लिए गुहार लगाया, मित्रता की फ्रेंच से। और उस समय फेज चल रहा था नेपोलियन का। नेपोलियन उस समय का यूरोप में हीरो था, और उसने जैकोबियन क्लब चलता था उस समय, जो वहाँ का एक मतलब संस्था थी जैकोबियन फ्रांस का। वो बहुत ही ताकतवर और कट्टर था वो, ठीक है। उससे भी हाथ मिला लिया टीपू ने कि हमारे ब्रिटिशों को मारना है तो वहाँ तक मुझे जाना होगा। और ये अंग्रेज जानते थे कि टीपू विदेशों में भी हाथ मार रहा है, इसलिए टीपू को दबोचना बहुत बेहद ज़रूरी है, इसीलिए अंग्रेज उससे ज़्यादा दिक्कत में थे, ठीक है। टीपू ने ब्रिटिश के खिलाफ ये जैकोबियन की सहायता भी, जैकोबियन का सदस्यता भी लिया था। और टीपू ने खुद को नागरिक कहा कि मैं मैसूर का नागरिक हूँ। इसने नागरिक कहने वाला पहला शासक था ये। ब्रिटिश सबसे अधिक भयभीत थे दक्षिण भारत में। इसका कथन था कि भेड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बढ़िया है एक दिन शेर की तरह जीवन जिया जाए। मैं इसमें जो गठबंधन हुआ था उसके बाद जो वहाँ के किसान थे बहुत हैप्पी थे टीपू सुल्तान से। वो धर्मनिरपेक्ष शासक था। और जो वहाँ का श्रृंगेरी मंदिर था माता सरस्वती का, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था, उसका कंट्रीब्यूशन था। लोग खुशहाल थे उसके कार्यकाल में। उसने अपने शासन सत्ता को बहुत मजबूती प्रदान किया था, अर्थव्यवस्था मजबूत थी। बाद में जितने भी जो हिस्टोरियन ने कहा है कि टीपू के राज में सारे लोग खुश थे, उसको सबसे अधिक घातक धक्का इस बात का लगा था कि वहाँ पर जो दक्षिण भारत में कोई शासक उसके सपोर्ट में नहीं आया, ठीक है। और इसीलिए वो गिर गया। अगर कहा जाता है कि अगर दक्षिण भारत में अगर शासकों ने अगर टीपू के साथ हाथ मिला लिया होता तो अंग्रेजों का जीत कभी भारत पर नहीं होता। इसीलिए जिस दिन से टीपू मरा उस दिन से अंग्रेज सोच लिए कि अब दक्षिण भारत भी मेरा, इसीलिए उसे सबसे घातक दुश्मन माना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने छोटा क्लास सा वीडियो से देखा कि किस प्रकार से एक लंबे जीवन जीने से बढ़िया है एक दिन शेर की तरह जिया जाए, टीपू के शब्दों में टीपू की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। फिर ये बात याद रखना कि आपको भी जीवन जीना हो तो क्यों ना छोटा सा हो लेकिन ग्रेट हो, ऐसा प्रयास करो, ऐसा मेहनत करो, ऐसा जज्बा हासिल करो कि कुछ कर गुजर जाओ इस दुनिया में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।